पर उपस्थित बंसल क्लासेस कोटा के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री समीर बंसल सर, बंसल क्लासेस महाराष्ट्र के प्रमुख प्रमोटर श्री लोकेश राठी सर, बंसल क्लासेस के HR हेड स्कॉच डिलीवरी सर, एकेडमिक हेड रवि प्रताप सिंह सर और बंसल क्लासेस अकोला यूनिट के हेड डायरेक्टर जतिन राठी सर व बंसल क्लासेस के बाकी सिटीज़ के आए हुए डायरेक्टर्स, सभी पेरेंट्स, यंग यूथ बच्चे एंड मेरे सब प्यारे फ्रेंड्स, आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इन्हें बुलाया और इतना सम्मान दिया। और आज इस करियर गाइडेंस सेमिनार में बोलने का एक अवसर प्राप्त हुआ। कुछ दिन पहले समीर बंसल सर का फोन आया था कि अर्चित मैं समीर बंसल बोल रहा हूँ, पहचाने क्या? एंड आई वाज टेकन अबैक ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने कोटा में पढ़ाई की थी तो समीर बंसल सर क्या है मुझे मालूम था। तो आई वाज लाइक, अरे सर आप कैसे हैं, क्या हैं? फिर सर ने बताया कि मैं कोटा आ रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे थ्रू एक सेशन हम ले एंड तो ये प्लान हुआ। तो आज करियर गाइडेंस के थ्रू एक अपनी भी जर्नी बताऊँगा ताकि कोई लोग उससे रिलेट कर सके और कुछ भी यहाँ से सीखना है या हमारे बिहेवियर में चेंजेस करना है वो हम चेंजेस कर सके। तो स्कूल के टाइम पे मेरा स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, काफ़ी स्पोर्ट्स खेलता था, स्केटिंग एंड चेस में बहुत रुचि थी, क्रिकेट में रुचि थी, तो स्पोर्ट्स की तरफ काफ़ी रुझान था एंड स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ करना था ये था। बट साथ ही साथ एकेडमिक्स में भी पढ़ाई करके हरदम अच्छे परसेंट मतलब 90 से 95 आ जाते थे, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई उस टाइम पे अगर आपने एक महीना भी पढ़ लिया अच्छे से तो उतना हो जाता था। और मेरे पेरेंट्स का काफ़ी रोल रहा। पेरेंट्स ने हरदम ये कहा कि तू कितना भी स्पोर्ट्स खेल ले बट पढ़ाई छोड़ना नहीं। तो वो एक बचपन से ही पेरेंट्स का वो एक वैल्यू सिस्टम घर पर आया। तो जब 10th का एग्ज़ाम आया और 10th के बाद क्या करना है डिसाइड किया, तो मम्मी पापा का मम्मी और पापा का तो उस टाइम मम्मी पापा का डिसीजन था कि इंजीनियरिंग करनी है तो IIT से करना है, क्योंकि देश के सबसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट्स है। तो फिर ये डिसाइड किया कि IIT से करना है तो ठीक है, अब इसके लिए आगे के क्या स्टेप्स लेने हैं, तो कोचिंग ज्वाइन करना है। तो नागपुर में भी काफ़ी कोचिंग थी। अभी का टाइम, और मैं जो आपको बात कर रहा हूँ 2010 की बात, अभी का टाइम और 2010 की बात बहुत अलग है। अब आपको आपके सिटी में अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिल रहे हैं, उस टाइम पे ऐसी हालत नहीं थी। तो 2010 के टाइम की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे था कि अच्छा कहाँ से करना है, तो बेस्ट जगह से करना है क्योंकि अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा। तो फिर ये डिसीजन लिया कि ठीक है कोटा जाते हैं और कोटा से करेंगे। तो फिर कहा कि कोटा में बेस्ट कौन सा है, तो कोटा का एक माहौल सभी को मालूम था और एवरीबडी न्यू कि बंसल क्लासेस से ही करना है, क्योंकि दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स। एंड इनफैक्ट यहाँ पे कितने लोग को अभी आइडिया है मुझे मालूम नहीं, बट जो यहाँ पे आप प्रतिमा देख रहे हैं BK बंसल सर की, दैट वन मैन has changed the education scenario of this country, I think, and he has totally changed the scope and scale of Kota city. उनने एक अपने कमरे में 10-15 बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत करी और उसके बाद कहाँ से कहाँ वो अपने इंस्टीट्यूट को लोग गए वो सभी को मालूम। तो उस टाइम फिर कोटा गया और बंसल क्लासेस में एडमिशन लिया था और पढ़ाई शुरू की थी। तो अब बात आती है करियर गाइडेंस की। तो अब कुछ चीज़ें आप इससे सीख सकते हैं कि कैसे हमको
लाइफ में आगे बढ़ना है। मैंने नागपुर में भी कुछ तो एक सिंपल छोटी सी क्लास लगाई थी सर। उस टाइम पे बंसल में जो आपके बंसल क्लासेस में उस टाइम पे PQRS ऐसे बैचेस होते थे, P1 से लेके P12, Q1 से लेके Q12। तो वो बैच में कैसे अच्छे बैच में एंट्री लेनी, उसके लिए हमारे सिटी में कोचिंग होती थी 1 महीने की। वो टाइम था तो वो भी 1 महीने की कोचिंग लगाई थी। तो गनीमत से वो 1 महीने की कोचिंग के कारण मेरी एंट्री P2 में हुई। मैं बहुत खुश था, खुश के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंट भी था कि अभी तक के स्कूल के एग्जाम्स तो 1-1 महीने में पढ़ के निकाल लिए हैं और P2 में भी एंट्री हो गई। तो अच्छी मतलब अच्छा IIT JEE की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो कोटा जाने के बाद वहाँ पे अलग अलग टाइप के इन्फ्लुएंस भी होते हैं। तो पहले बार घर से बाहर निकला था तो मस्ती भी थी। तो पहले दूसरे महीने बहुत बाहर घूमा। उस टाइम कैफेज का कल्चर था, इंटरनेट कैफेज में बैठते थे, रोज शाम खेलते थे, थोड़ी पढ़ाई कम होती थी। फिर वो बंसल क्लासेस का एक रिव्यू सिस्टम था जिसमें मंथली टेस्ट होते थे और कुछ मंथली टेस्ट के हिसाब से आपकी बैचेस चेंज होती थी। तो जो पहला मंथली टेस्ट हुआ, मेरे को अभी भी मेरा IIT JEE का रैंक तो याद है ही, बट बंसल क्लासेस में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरा जो पहला रिव्यू टेस्ट था मेरे को उसका भी रैंक याद है। मेरा 727 रैंक था और तब एकदम से वो होता है ना कि दैट इज अ फेलियर, बिकॉज मैं P2 में था। P2 मतलब मेरा 100-200 वाले केस में था। 4000-5000 बच्चे थे तो मैं 100-200 वाले बैच में था। तो 700-800 रैंक आने के बाद डायरेक्टली मेरा बैच चेंज हो गया, P7 हो गया। सो दैट वाज लाइक माय फर्स्ट फेलियर आई वुड से एट अ नेशनल लेवल, बिकॉज आई एम आउट ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने सिंपल सा मैथमेटिक्स लगाया, यार मैं बंसल क्लासेस में पढ़ाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 5000-10,000 बच्चे हैं, मेरा यहाँ पे 700 रैंक आ रहा है। बंसल के ऐसे कितने सेंटर हैं, फिर भतेरे अलग अलग कितने ऐसे क्लोजिंग क्लासेस हैं, FIITJEE भी है, एलन भी है, वाइब्रेंट भी है, रेजोनेंस भी है, करियर पॉइंट भी है। तो मैं बस ये दिमाग लगा रहा हूँ यार कि अगर मेरा बंसल में 700 रैंक आ रहा है तो IIT JEE में क्या होने वाला है। वो थॉट एकदम से मोटिवेटिंग फैक्टर बन गया। एंड दैट रिव्यू मैकेनिज्म आपको अपनी लाइफ में लाना है कि वो रिव्यू हम लोग कभी कभार अपने शेल में पढ़ते हैं कि मैं बेस्ट हूँ, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। आप लोग एक सोसाइटी का पार्ट है और ये सोसाइटी, हमारी इंडियन सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्पिटिटिव है। सो यू हैव टू बी एट योर बेस्ट। और इसमें जो बेस्ट है, आपको आपका जो बेस्ट लग रहा है वो जरूरी नहीं कि वही आपका बेस्ट है। तो इसलिए ये रिव्यू एक एक्सटर्नल सोर्सेस के थ्रू होना चाहिए। सो फर्स्ट लर्निंग विच यू शुड टेक फ्रॉम हियर, प्लीज अपने घर के 4 दीवार के अंदर बैठ के कोई भी एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं तो ये मत समझिए कि मैं अपनी अच्छी तैयारी कर रहा हूँ और मैं एग्जाम क्लियर कर रहा हूँ। यू हैव टू गिव ऑल दीज टेस्ट्स। आपको नेशनल लेवल पे कम्पीट करना पड़ेगा, तब आपको आपका लेवल समझ में आएगा क्या इंप्रूवमेंट्स करने हैं। और फिर उस टाइम पे मैंने मतलब P7 में जब आने के बाद एकदम से जब डिमोटिवेट हो गया कि अरे क्या हुआ है, लकीली इट वाज जस्ट 2-3 मंथ्स इनटू माय प्रिपरेशन। तो और फिर मेहनत करी और बाद में आए अगेन कमिंग बैक टू P2 एंड देन अगेन पढ़ाई कर करके फिर P1 पे आए। तो पहला तो चीज आपको जो ऐसे सीखनी चाहिए वो है ये टेस्ट वाला मैकेनिज्म। फर्स्टली बी इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो दैट डज नॉट मीन कि आपको कोटा ही जाना है, आपको दिल्ली ही जाना है, आपको कहीं जाना है। यू कैन गेट कॉम्पिटिशन। आज के जमाने में तो आपको जैसे बंसल क्लासेस खुद अकोला में आ गए, बट आप टेस्ट सीरीज आप बिल्कुल लगाइए, अलग अलग टाइप की टेस्ट सीरीज लगाइए, सब अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की लगाइए, ताकि आपको एक वेरिड पर्सपेक्टिव मिलेगा। कोई भी एग्जाम है, आप मेडिकल का हो या इंजीनियरिंग का हो। दूसरी चीज जो आज मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, रोल ऑफ टीचर्स। क्या होता है कि हम लोग टीचर्स की वैल्यू को बहुत अंडरमाइन करते हैं लाइफ में, कि वो पढ़ा रहे हैं, उनका काम है पढ़ाना। मैं आपको मेरा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे अभी एंकर ने सबको पूछा कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है, सबने मैथ्स बोला। तो आई थिंक आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं आपको अच्छे से जस्टिफाई करूंगा।
आज अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आपके सामने बात कर पा रहा हूँ, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ मैथ्स। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब मैं स्कूल में था, हमारी एक टीचर थी अल्फांस वर्गीस मैम, बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाती थी मेरे को, बहुत अच्छा मतलब जितने भी डाउट्स थे क्लियर करती थी। तो एक तरह से वो मैथ्स का जो डर है, जो बच्चे कहते हैं मैथ्स मैथ्स, वो डर कहीं ना कहीं उन्हें एकदम रिमूव कर दिया। फिर देन जैसे जब मैं कोटा गया, तो आपके सामने जो अभी शख्सियत बैठे हैं समीर बंसल सर, वो आज भी हैं कि आज का आई मीन ऑब्वियसली मैं तब की बात कर रहा हूँ, आज के सिनेरियो चेंज हुए, बट आई नो सर का अभी भी वही लेवल है। उस टाइम पे एक क्रेज था कि अगर मैथ्स पढ़ना है तो समीर बंसल सर से पढ़ना है, और समीर बंसल सर पढ़ाते थे। समीर बंसल सर पढ़ाते थे सिर्फ शायद सर ए बैचेस को, और हमारी बैच को सर की मैम जो खुद अच्छी मैथमेटिशियन और टीचर है महिला बंसल मैम पढ़ाती थी। तो इतनी एक चाह थी कि यार आगे A1 या A2 बैच में रहना है कि समीर बंसल सर से मैथ्स पढ़ता है। तो बाद में फाइनली जब 12th में A1 वगैरह बैच में था, तो समीर बंसल सर से मैथ्स पढ़ते थे। इतना मतलब सर ने हमारे लिए सब इंटरेस्टिंग कर दिया था। और सर मतलब यहाँ पे आई स्टिल रिमेम्बर, ऐसे आप जैसे बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे हमारे क्लासेस होती थी, सर का एक वहाँ पे एक चेयर होता था, सर खुद मतलब प्रॉब्लम देते थे, सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सर खुद प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, प्रॉब्लम सॉल्व करते करते बातें कर रहे हैं, ये साइन यहाँ जाएगा, ये कॉस यहाँ जाएगा, ये tan 2 यहाँ आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके सर मैथ्स पढ़ाते थे। तो एक टीचर कैसे उसने एक सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग कर दिया, और उस टाइम के बाद से मैथ्स का डर हट ही चुका था। एंड आई वुड से कि जो सर ने उस टाइम में हमको मैथ्स पढ़ाया, वो दैट स्टेड विद मी थ्रूआउट माय लाइफ, इन द सेंस कि एक तो फर्स्ट में जो आईआईटी जेईई जब मैंने क्लियर किया, अभी आप दिमाग लगा लीजिए, अभी आप शायद सब छोटे हैं, बट आईआईटी जेईई में मेरे मैथ्स के नंबर ऑलमोस्ट फिजिक्स से डबल थे। तो दैट वाज अगेन बिकॉज़ ऑफ सर। द चाइल्ड टीचर्स ने हटाया, 8, 9, 10 में दूर किया, फिर 11, 12 में दूर हुआ, इट वेंट ऑन टिल अहेड। और जो यूपीएससी का मैंने एग्जाम दिया, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम, उसमें भी हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। जनरली लोग जनरल स्टडीज वाले ऑप्शन देते हैं, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड रिलेशंस, ज्योग्राफी, नॉर्मल ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट देते हैं जिसमें ज्यादा सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि लिमिटेड स्कोप होता है, तो आप जल्दी खत्म कर पाते हो सिलेबस। एनीवे क्योंकि जनरल स्टडीज का अलग एक यूपीएससी का सिलेबस जिन लोगों को आइडिया बहुत बड़ा होता है। Still, I took that courageous decision of taking mathematics as an optional subject in UPSC examination. तो ये लोग मैसेज करते रहते हैं मेरे को, लोग इंस्टाग्राम पे कुछ बच्चे हैं कि सर मुझे ऑफिसर बनना है, मैं क्या करूं, मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। मैं उनको ये बोल रहा तुम यार इंस्टाग्राम पे अगर अभी हो ऑलरेडी तो तुम नहीं बन पाओ। तो वहां से दुनिया से बाहर निकलो, कम टू द रियल वर्ल्ड। एक बार जो बनना है बन जाओ, उसके बाद दिन भर डालते रहो इंस्टाग्राम पे, हर 5 मिनट का अपडेट कहाँ हूँ क्या हूँ। बट जब आपकी सक्सेस की जर्नी शुरू हो रही है, जब आपकी प्रिपरेशन जर्नी शुरू हो रही है, उस टाइम पे अगर ये सब इंटेंसेस मतलब ये सब एडिक्शंस और ये सब डिस्ट्रैक्शंस आपको मिल जाएंगे, सो पाथ टू सक्सेस विल वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा करके ही सक्सेस मिलेगा या ऐसा नहीं किया तो सक्सेस मिलेगा ही नहीं। बहुत लोग जिनको सब कुछ मिला है, बट हम लोग सब ऑर्डिनरी, मैं तो मानता हूँ सब ऑर्डिनरी है, नोबडी इज एक्सेप्शनल। आपको सिंपल चीजें करनी है सही तरीके से और आपको सक्सेस मिलेगा। लास्ट फ्यू थिंग्स, हाउ मच टाइम डू वी हैव? बोर तो नहीं हो रहे हैं? अपनी कहानी बता रहा हूँ। और मैं आई एम बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई स्पीच लिख के नहीं आया। मेरे को लगा कि सिर्फ अब जो करियर ट्रैजेक्टरी रही है मैं वो शेयर कर सकता हूँ, ताकि आप उससे कुछ ना कुछ सीख सके और इम्प्लीमेंट कर सके। लास्ट फ्यू थिंग्स व्हिच आई वांट टू से इज रोल ऑफ परसिवरेंस एंड बिट ऑफ पेशेंस। बहुत बार आपको आपने आज जैसे आज हो सकता है आज बहुत लोग मोटिवेट होकर घर जाके 4 घंटा पढ़ ले, फिर कल फिर से उठेगा और सोचेगा यार बोर हो रहा है क्या करना है। सो
एक वो माइंडसेट, लॉन्ग टर्म वाला माइंडसेट होना चाहिए माइंड। देखो यार, ये जो भी एग्जाम है, यूपीएससी हो, आईआईटी हो, एम्स का हो या पीएमटी हो, अलग अलग टाइप के एग्जाम है। दीज आर नॉट 100 मीटर स्प्रिंट, ये मैराथन जर्नीज। तो मैराथन में जैसे आपको कंसिस्टेंटली भागना रहता है, करना रहता है ना, तो ये कंसिस्टेंसी है। एक दिन के जोश से कुछ नहीं होगा। वो कमिटमेंट रोज रोज लाना, वो परसिवरेंस रखना और वो पेशेंस रखना अपने माइंड में, वो बहुत जरूरी है। तो इसमें कहीं ना कहीं कभी कभार डिमोटिवेट भी होते हैं। सो अपने पेरेंट्स से कुछ चीजें शेयर करना, अच्छे दोस्तों से शेयर करना, आंटी से शेयर करना, कोई इसमें कोई बुराई नहीं। तो जैसे हमने परसिवरेंस और पेशेंस की बात करी, एक और भी बहुत जरूरी है, पॉजिटिविटी। तो मेरी ये जर्नी में मैं आई एम अ वेरी थोरली ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव पर्सन, और जो मेरा जॉब है, आई एम इन पुलिस, सो दैट आल्सो वांट्स मी मोर टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। क्योंकि काम मतलब क्रिमिनल्स, क्राइम, ये सब नेगेटिव एटमॉस्फेयर, तो उसमें भी पॉजिटिव रहना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर मी। So luckily I have been a positive person. So what I would tell you guys, आपके जर्नी में बहुत लोग आपको नीचे लाएंगे। यार तेरे तो 10th में 70% नहीं आए, अर्चित सर के तो 90 पहले से आते थे, तो तू इतना क्या सोच रहा है? ऐसा नहीं। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं आईआईटी दिल्ली पहुंचा, मेरे हॉस्टल में गया, मेरा जो रूममेट दुर्गेश, उसके 10th में 67% आए थे। 67% इन 10th। उसकी भी अलग कहानी है। हर टॉपर की, जैसे मैं आपको बताया, अलग अलग कहानी है। और सक्सेस का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला नहीं है और कोई स्ट्रेट रोड नहीं। तो आपके 9th में 70% आए, 60% आए, उससे कोई मतलब नहीं। आपने कब शुरू करी पढ़ाई और कितने साल कर ली और किस ड्यूरेशन में कितनी पढ़ाई कर ली, उससे आपका सक्सेस डिफाइन हो जाता है। अभी आपको सबको मालूम है, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीती। टोटल कितने मैचेस जीती है वर्ल्ड कप की जर्नी में? हाँ, टोटल 5 मैच जीती। कितने हारी? 3। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में कितने मैच जीती थी? हाँ, 10। कितने हारी थी? वर्ल्ड कप चैंपियन कौन बना? वही मेंस और वुमेन में वर्ल्ड कप चैंपियन कौन बना? अपने इंडियन मेन और इंडियन वुमेन में। तो आप दिमाग लगा लो, 5 मैच जीती, 3 मैच हारी, वर्ल्ड कप चैंपियन है। अपनी मेंस टीम 10 मैच लगातार जीती, एकदम गजब फॉर्म, दे वर प्लेइंग क्रेजी, पूरे जहां जाते थे फूलों की बरसात होती थी। 1 मैच हारे एंड वी लॉस्ट द वर्ल्ड कप। सो अगर देखा जाए तो 11 में से 10 मैच जीती है, और यहाँ पे 8 में से 5 मैच जीत के वर्ल्ड कप जीत गए। क्यों? क्योंकि जो क्लिनिकल मोमेंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट मैचेस थे, उसमें परफॉर्म किए। 3 लीग मैच हारे बट सेमीफाइनल जीते, फाइनल जीते। वैसे ही है, 9th में कितना परसेंट आया, 8th में कितना आया, 7th में कितना आया, कम आया, आगे आया, कोई इशू नहीं। आगे क्या रखा है, आगे कैसे बढ़ना है, आगे चेंज कैसे करना है, वो देखना है। अगर करना है तो, नहीं करना है तो फिर टॉप का भी कोई मतलब नहीं। आपको आपकी लाइफ डिफाइन करनी है, आपको आपका जो पेडिस्टल है आपको ऊपर ले जाना है, आपको आपका जनरेशनल लिविंग चेंज करना है, आपको आपकी फैमिली के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज करनी है, तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं नागपुर में था, मतलब सर आई वुड क्रेडिट एक्चुअली बंसल क्लासेस फॉर दिस। अगर शायद मैं कोटा नहीं आता और मैं नागपुर से आईआईटी की पढ़ाई करता, मुझे अभी भी विश्वास है मेरा आईआईटी हो सकता क्लियर होता, बट 5000 रैंक के बाहर ही आता। It was only because I went in the right environment at the right time, found the right people, did the right things, and I landed in the right place. So एक लेवल मेरा चेंज हो गया। अगर मैं नागपुर में रहता तो शायद मेरे अंदर वो हार्ड वर्किंग वाला जो टेंडेंसी कोटा में डेवलप हुआ कि मेहनत करना है, उसकी पाने के लिए मेहनत करना ही करना है, वो शायद डेवलप नहीं होगा। सो दीज थिंग्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके छोटे मोटे जो प्रीवियस बैकलॉग है, बैक हिस्ट्रीज है, आपकी लेगेसीज है, उसको भी भूलना। एक करियर गाइडेंस का वो भी एक पार्ट है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। मैं यहाँ पे पेरेंट्स भी आए हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, बच्चे को बार बार बोलना है मेरे इतने कम क्यों आते हैं। आपको आपका पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा और वे ऑफ मोटिवेशन भी चेंज करना पड़ेगा। टेल देम व्हाट लाइज अहेड, टेल देम व्हाट इज अ बेटर वे अहेड।
उनको बार बार वो रीइंफोर्स मत कराइए नेगेटिविटी, तो अगेन बिकॉज नेगेटिविटी इज लाइक अ डाउनवर्ड स्पाइरल, इफ यू गो देयर you go like this and just land down, there is no way coming up. And last thing जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, मतलब हमने रोल ऑफ टीचर्स की बात करी, प्लानिंग की बात करी, वो स्टॉप वॉच वाले मेथड की बात करी, रोल ऑफ फ्रेंड्स की बात करी, डूइंग द राइट थिंग्स की बात करी, पेशेंस एंड परसिवियरेंस की बात करी, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करी. लास्ट थिंग व्हिच आई वांट टू डिस्कस with all of you today is the importance of failure. ठीक है, तो फेलियर से हम सब डरते हैं और हमको लगता है कि यार फेलियर हो गया तो क्या हुआ. फेलियर जैसी चीज है ना, आपको सक्सेस से बहुत ज्यादा कुछ सिखा देती है. आई वॉज लकी कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बचपन में स्पोर्ट्स में डाला, तो इतना जीता भी हूँ बट हारा भी बहुत हूँ. तो इतना हारने के बाद यू गेट अकस्टम्ड टू फेलियर्स and you realize that failure is nothing but just a reflection of, I mean, what happened at that time because of what you did before, and it can change because of your attitude. So failures, sports में मैंने बहुत failures देखे थे. अगर स्कूल का किस्सा बताऊं तो मैं स्केटिंग रोज करता था. उस टाइम में मेरे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि मेरे को स्केटिंग में नेशनल मेडल जीतना है. तो स्कूल के बाद जाके रोज शाम को मेरे नितिन सर थे, रोज 2-2 घंटा स्केटिंग करता था. तो महाराष्ट्र स्पीड स्केटिंग चैंपियन रहा था 2-3 साल, बट नेशनल मेडल नहीं आ रहा था. 6th में नेशनल गया, 5th में गया, 6th में गया, मेडल नहीं आया. 7th में गया, मेडल नहीं आया. सो 3-4 साल नेशनल में मेडल, एंड इमेजिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप महाराष्ट्र में एक्सेल कर रहे हो बट नेशनल मेडल नहीं आ रहा. और फिर मैंने कोच से वही बात करी कि सर क्या करना रहेगा, मतलब सब कुछ तो कर रहा हूँ, न्यूट्रिशन कर रहा हूँ, फिटनेस पे देख रहा हूँ, टैलेंट बढ़िया है, स्किल अच्छा है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ. तो बोले बेटा देख, तू पढ़ाई वढ़ाई बैलेंस कर रहा है, बाकी सब लोग 5-5 घंटे करते हैं प्रैक्टिस, तू 2 घंटे कर रहा है, थोड़ा मुश्किल है. मम्मी को भी बात करी, फिर डिसाइड किया क्या कर सकते हैं. तो फिर सुबह जल्दी उठना शुरू किया. सुबह स्कूल के पहले 2 घंटे का टाइम निकाला, तो 1-2 घंटे भी ऐड करे स्केटिंग प्रैक्टिस में. स्ट्रैटेजी चेंज करी, थोड़ा सा टेक्निक चेंज करी, थोड़ा सा कोचेस, अलग अलग कोचेस से भी बात करी. 3-4 नेशनल्स में फेल होने के बाद फाइनली मेरा 7th या 8th में जब मैं गया था नेशनल, तो मेरा स्केटिंग में सिल्वर मेडल आया. तो तभी ये सीख मिली कि आप जो भी चाहते हो आपको पहले अटेम्प्ट में मिले ऐसा जरूरी नहीं. तभी आपको लाइफ ही मौके देती है. आईटी जेईई एक मौका देती है, यूपीएससी को 6 मौके देता है. तो फेलियर इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ्स. और हम लोग लाइफ में हर बार फेल होंगे, बार फेल होंगे, अलग अलग तरीके से फेल होंगे, अलग अलग वजह से फेल होंगे, अलग अलग स्तर पे फेल होंगे. यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबने फेलियर देखा है, तो कोई ना कोई ग्रुप से. आप सभी बंसल सर से पूछ लीजिए, आई एम श्योर बंसल हैज आल्सो हैड अ टफ टाइम एट सम टाइम. सो सबने फेलियर देखा है. तो फेलियर आपको, आप फेलियर से कैसे जूझते हो, फेलियर को टैकल कैसे करते हो, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. फेलियर इंपॉर्टेंट नहीं, फेलियर इज नॉट इंपॉर्टेंट. फेलियर, द रिस्पॉन्स टू योर फेलियर इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट डिफाइंस योर फ्यूचर एंड दैट डिफाइंस व्हाट लाइज अहेड फॉर यू. तो लास्ट आपको एक किस्सा सुनाता हूँ. मैं ये तो मैंने पुरानी आपको काफी बात करी क्योंकि आप सब यंग हैं, 7th 8th 9th में है शायद. जब यूपीएससी की पढ़ाई शुरू हुई, यूपीएससी इज अ वेरी टफ एग्जाम ऑल ओवर इंडिया. 10-10 लाख लोग एग्जाम देते हैं. जब हम आईटी जेईई पढ़ते थे तो सब जिनको इंजीनियर बनना है वही एग्जाम देते थे. यूपीएससी में इंजीनियर्स भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, सीए भी आते हैं, आर्ट बैकग्राउंड भी आता है, ह्यूमैनिटीज भी आता है, लॉयर भी आता है, सब हर टाइप के बैकग्राउंड के लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं. सो एवरीबॉडी नोस इट इज टफ. तो कहीं ना कहीं माइंड में एक वो फियर फैक्टर रहता ही, इज इट डूएबल. टफ तो है बट क्या ये डूएबल है, या ये सिर्फ जीनियस लोगों के लिए एग्जाम बना हुआ है, या जो बचपन से जीनियस नहीं कर पाए. एक वो माइंडसेट वाला इशू था. एंड वो था कि पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है, कि सबका रहता है यूपीएससी तो पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है. बहुत पढ़ाई करी यूपीएससी के लिए 4th ईयर ऑफ कॉलेज में. फिर यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है. क्योंकि आईआईटी से हूँ और हमारा जो एक कंडीशनिंग रहा है इंजीनियर्स का, ऑब्जेक्टिव एग्जाम इजीली क्लियर हो जाता है.
तो प्रीलिम्स बहुत अच्छे से क्लियर किया, मेहनत भी करी, क्लियर भी कर लिया एंड अच्छे नंबर से, उसमें कट ऑफ रहता है, कट ऑफ से 40 नंबर ऊपर था, तो जोश भी बहुत था कि यार ये एग्जाम मेरे लिए ही बना है। फिर मेंस आया, मेंस है सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, 7 अलग अलग पेपर होते हैं, उसके लिए मेहनत करी एंड वो 3-3 घंटे के सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, वो पेपर्स देखे, ठीक ठाक है, दे वर नॉट ग्रेट, कुछ क्वेश्चन छूटे, नॉट वेरी कॉन्फिडेंट बट आई वाज फाइन यार अच्छा लिखा है। लेकिन मेंस का भी उस टाइम पहले अटेम्प्ट में मेंस क्लियर हुआ, पहले अटेम्प्ट में मेंस क्लियर करने वाले बहुत कम बच्चे रहे। इंटरव्यू आया, आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, 23, सो आई वाज हैप्पी यार, यंग एज में यूपीएससी का इंटरव्यू तक पहुंच गया हूं। इंटरव्यू के लिए बहुत पढ़ाई करी, कांच में देख देख के खुद से बात करता था अपने रूम पे, खुद के आंसर्स को ऑडियो रिकॉर्ड करता था, फिर से सुनता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, मेरी फ्लुएंसी कैसी है, हाउ इज माय इंग्लिश, हाउ इज माय प्रोनाउंसिएशन, आर माय थॉट्स कोहेरेंट और नॉट, आर माय इज माय आंसर डाइवर्स और नॉट, इज माय आंसर पॉजिटिव और नॉट, एम आई हाउ इज माय बॉडी लैंग्वेज, मेरे हाथ बहुत मूव हो रहे हैं, कम मूव हो रहे हैं, एम आई लुकिंग प्रेजेंट और नॉट। बहुत तैयारी करी, अलग अलग इंटरव्यू की अलग अलग मॉक इंटरव्यूज के थ्रू इंटरव्यू दिया, बहुत बढ़िया इंटरव्यू हुआ, आई मीन फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से बहुत बढ़िया इंटरव्यू, जितने भी क्वेश्चन पूछे 80-90% अच्छे से आंसर कर पाया। आई वाज अभी आई मीन फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना बढ़िया यूपीएससी का ट्रैजेक्टरी निकलना, एंड लेट मी टेल यू अगेन, यूपीएससी का एग्जाम 1 साल तक चल रहा है, ये ऐसा आईआईटी समान नहीं है कि एक पेपर दे दिया हो गया या 2 पेपर दे दिए। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर उसमें से 15,000 लोग छट के निकलते हैं, फिर मेंस होता है 7 दिन का, 7 पेपर अलग अलग होते हैं, उसमें हाथ पूरे रुक जाते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। 1 साल की पढ़ाई अलग और 1 साल का प्रोसेस अलग, तो 2 साल आपको यूपीएससी पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो 2 साल को लगने लगेंगे। तो फिर यूपीएससी का जब रिजल्ट आने वाला था, आई स्टिल रिमेम्बर 30 मई को रिजल्ट आने वाला था, सबको भनक लग रही थी, सुबह से हलचल थी मार्केट में कि रिजल्ट आ रहा है, एंड यूपीएससी का रिजल्ट इज अ नेशनल न्यूज आल्सो, और आपसे ज्यादा आपके रिश्तेदार भी वेट करते हैं रिजल्ट का, आपके घर वाले, फिर आपके दोस्त, सबको मालूम है ये तो सिर्फ 2-3 साल से कोई हमारे ट्रिप पे नहीं आया, कोई घूमने नहीं आया, तो इसकी इतनी मेहनत करके देखो क्या होता है। शाम को 7 बजे के आसपास वो पीडीएफ यूपीएससी की वेबसाइट पे अपलोड होती है, चेक किया, हाथ थोड़े से कांप रहे थे, पीडीएफ को डाउनलोड किया, अर्चित सर्च किया, तो रिजल्ट दिखा 1 of 1, आई वाज एब्सोल्युटली हैप्पी, यार मतलब नाम आ गया। गया उस पे तो देखा कोई और ही अर्चित है, तो 335 रैंक में कोई और अर्चित है 2016 की लिस्ट में, एंड आई वाज टेकन अबैक। मैं पागल सामान फिर एक नाम चेक कर रहा हूँ कि कहीं इसमें तो ये पीडीएफ रीडेबल है कि नहीं है, या कहीं गलती तो नहीं हो गई, एक नाम देखा, नाम देख नहीं रहा, 15 मिनट पहले समझ में आ गया यार फेल हो गया यूपीएससी का एग्जाम, पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया, आपको इस बार यूपीएससी में एंट्री नहीं है, सिविल सर्विस में एंट्री नहीं। यूपीएससी की खासियत ये है कि आप कितना भी आगे चले जाओ, इंटरव्यू तक चले जाओ, प्रीलिम्स तक चले जाओ, मेंस तक चले जाओ, अगर एग्जाम फेल होता है आपको बैक टू स्क्वायर वन आना होता है, अगले अटेम्प्ट में फिर से प्रीलिम्स देना है, फिर से नए बच्चे हैं, फिर से मेंस लिखना है, फिर से इंटरव्यू देना है, तो वो अलग बोझ वो तो सोच नहीं पा रहा था। साथ में मैं आईआईटी दिल्ली का ड्रॉप आउट, मतलब वहाँ से ग्रेजुएट था, सो मेरे जितने भी दोस्त थे 50 लाख की, 40 लाख की, 30-30 लाख की नौकरी कर रहे थे, जैसा आपको बताया कि 35 लाख का मेरे को भी पैकेज मिला था, मैं वो छोड़ के आया था, काफी करेजियस डिसीजन था, बट छोड़ कर आया था। तो और आप उस टाइम घर वालों से पैसे मांग रहे हो 20-25 हज़ार, और आपके दोस्त पैसे कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आ जाती है एक 23 साल के लड़के को, क्या मैं तो घर पे डिपेंडेंट हूँ, मेरे बाकी दोस्त तो पैसे कमा रहे हैं, एंड एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। 3 दिन में बहुत रोया, 2-3 दिन कमरे में खाना बंद, दैट वाज माय बिगेस्ट फेलियर ऑफ माय लाइफ एट दैट टाइम, क्योंकि स्पोर्ट्स के फील्ड में ठीक है नहीं मिला, मेडल नहीं मिला, बट ये तो मेरी लाइफ की बात है, मेरे जॉब की बात है, इट इज अबाउट माय डिग्निटी, इट इज अबाउट माय फ्यूचर लाइफ। 3 दिन बहुत रोया। फिर आगे जैसे मैंने आपको बात करी, पहले बात की थी रोल ऑफ फ्रेंड्स, 2-3 दोस्तों ने बहुत मदद करी, और एक दोस्त ने मुझे एक पोयम भेजी और बोला कि शांत मन से वो पोयम पढ़ना, तो मैंने वो पोयम पढ़ी, इट हैड सच आई मीन फिनोमिनल इम्पैक्ट इन माय ब्रेन, और वो पोयम के बाद पता नहीं बहुत मोटिवेट हुआ, एंड फिर एक ही थॉट आया कि नेक्स्ट प्रीलिम्स
17 दिन में है और 3 दिन में रोते रोते मैंने वेस्ट कर दिया। आई वाज जस्ट इमेजिनिंग कि यार 17 दिन में प्रीलिम्स था और 3 दिन मेरे वेस्ट हो गए जस्ट क्राइंग अबाउट माय पास्ट फेलियर। अगेन रिस्पॉन्स टू फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से किताबें निकाली प्रीलिम्स की जो धूल चाट रही थी, फटाफट रिवाइज किया, 8 से 10 घंटे की जगह 12-14 घंटे पढ़ाई करना शुरू करा फॉर दैट पीरियड। एंड प्रीलिम्स को पहले क्लियर किया था तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, फिर से प्रीलिम्स क्लियर हुआ। मेंस की स्ट्रैटेजी फिर से बदली, जैसा मैंने आपको बताया बचपन में सीखा था कि स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, फेलियर के बाद वही चीज करोगे तो रिजल्ट नहीं है, स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। जैसे स्केटिंग का एग्जांपल दिया, वैसे ही स्ट्रैटेजी बदली, टेस्ट सीरीज अलग अलग लगाई, आंसर्स का डिस्क्रिप्शन चेंज किया, डायग्राम बनाना शुरू किया, अलग अलग टीचर से बात करी, मेंस क्लियर किया, फिर से इंटरव्यू आया, इंटरव्यू में फिर से मॉक इंटरव्यू दी, फिर से इंटरव्यू दिया। एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि जब सेकंड अटेम्प्ट दिया तो मेरा यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 184 आया। So only because of my response to a failure, I could have left the exam process, I could have been given a job maybe, I could have done something else, but आज अगर आपने यहाँ पे खड़ा हूँ तो वो जो रिस्पॉन्स था वो that decided my future course of action। तो फेलियर आपको लाइफ में आते रहेंगे। एंड एक बहुत अच्छी कहावत भी है इंग्लिश में, नो सक्सेस इज फाइनल, नो फेलियर इज फेटल, इट इज द करेज टू कीप गोइंग ऑन इन लाइफ व्हिच मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, सो छोटे मोटे असफलताएं जिंदगी में बहुत आती है, उससे डरना नहीं, मायूस नहीं होना है, फ्रेंड से शेयर करो, पेरेंट्स से शेयर करो, सीख के आगे बढ़ो। और लास्टली एंड करना चाहूँगा, काफी टाइम ले गया सबका। मैंने बताया आपको कि एक दोस्त ने पोएम बताई थी, तो वो पोएम आपके सामने शेयर करके आई एंड दिस करियर गाइडेंस सेशन। पोएम असफलता पे है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो तुम नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। जय जय। A huge round of applause for Archit sir. Sir, your story was really inspiration and motivation. Till today, we have just seen such stories of such success in movies. Yes, and here today, a real hero is standing before us. Sir has given the message of self-discipline, self-monitoring, the role of friends, the role of teachers, and I think that all our students have really taken it. So, thank you sir for your guidance. Now here I would like to introduce Sharad Chandak sir, Shri Sharad Chandak sir, who is the trustee, and I would like to invite on stage Sagar Kade sir to welcome Sharad sir. A huge round of applause for sir.